अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। हम सबको कभी ना कभी सर में दर्द होता है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बजाय इस सर में दर्द के कॉज को या ये समझने कि इसकी असल वजह क्या है और उसको हम दूर करें, हम सिर्फ पेन किलर्स लेते रहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बिल्कुल ख़राब कर देते हैं या दूसरे के लिए सर में दर्द बन जाते हैं। ना सिर्फ सर में दर्द को हम मिस डायग्नोज करते हैं, बल्कि उसको बहुत ही बुरी तरह से मज़ीद उसको बिगाड़ते चले जाते हैं। ना सिर्फ सर में दर्द, बल्कि आज हम इसकी भी बात करेंगे कि किस तरह हम या हमारे किसी प्यारे को, आपने देखा होगा अचानक कहीं बाहर है, कहीं पे भी है, दौरा पड़ जाता है, दौरा पड़ के वो गिर जाते हैं, गिर के मुंह से जो है वो झाग सी निकलने लगती है। लोग समझते हैं शायद कोई जिन चिमट गया, कुछ हो गया, कभी कहीं पीर के पास ले गए, कभी कहीं और ले गए, और उस बेचारे का इलाज जो है वो मजीद ख़राब से ख़राब तर होता जाता है। कुछ लोग तो क्वैक्स के पास ले जाते हैं जहाँ उनको खामखा के एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं और समझा जाता है कि शायद ये इसको वाकई कोई ऐसी जहनी प्रॉब्लम हो गई है जो कि रूहानी है या जिसकी वजह से इसको दौरे पड़ रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे हम मिर्गी कहते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी मिर्गी का अटैक होता है या फिर जैसे कि आपके जानने वाले हैं, उनको आपको पता है कि अचानक इस तरह से उनकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं या वो ब्लैंक हो जाते हैं, तो आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, इस सब के ऊपर हम डिटेल बात करेंगे। लाइव कॉलर्स को भी लेंगे, आप लाइव कॉल कर भी सकते हैं। और बहुत मशकूर हूँ कि हमारे साथ आज मौजूद हैं न्यूरो फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर वलीद शहजाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर वलीद। सबसे पहले तो हम सर में दर्द की बात करते हैं, सबसे कॉमन चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए आजकल तो वैसे भी सोच सोच के हर किसी के सर में दर्द होता है। तो थोड़ा सा मोस्ट कॉमन चीज़ें बताइए, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ कि अगर उसको ही ठीक कर दे तो उनका सर में दर्द ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और जी बिल्कुल, सर दर्द इज़ द मोस्ट जो कॉमन हमारे पास क्लिनिक में न्यूरोलॉजी क्लिनिक में आते हैं पेशेंट्स, वो सर दर्द के होते हैं। और सर दर्द के बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। उसमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या उस सर दर्द की वजह न्यूरोलॉजी का कॉज है या कोई अंडरलाइंग ऐसे कॉजेज़ जो कॉमनली रूटीनली हम ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स को हेडेक ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा होता है। अच्छा। लोगों का जो रवैया है सर दर्द का, वो ये है कि आपने सिर्फ दवाई खा लेनी है, पेन किलर ले लें, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है। अगर हम कॉज को रूल आउट कर लेंगे तो आप अननेसेसरी ट्रीटमेंट, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस या किसी किस्म की भी ऐसी बातें जिनसे आपका सर दर्द ना कि ज़्यादा हो बल्कि प्रोलॉन्ग हो जाए, हमने उससे बचाना होता है मरीज़ को। सो मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास आते हैं, एक तो ब्लड प्रेशर से, दूसरा नज़र की कमज़ोरी। बिल्कुल, ये तो बच्चों में बहुत ज़्यादा है। लोग सर दर्द जब आपको ज़ोर से दूर का देखना पड़ता है तो आपका सर ज़रूर दर्द करेगा। ठीक है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम, साइनसाइटिस हर वक्त भरा रहता है जी, उसकी वजह से सर दर्द बहुत कॉमन है। सो न्यूरोलॉजी में जितने या न्यूरोफिजिशियन की जो हेडेक्स होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली मीग्रेन है या टेंशन टाइप हेडेक है या क्रॉनिक डेली हेडेक है, उन सब के क्राइटेरियाज हैं। दुरानिया कितने अटैक्स हो रहे हैं दिन में, उसके साथ और कितनी अलामात हैं, इन सब को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, जब हम न्यूरोलॉजी की बात करते हैं तो ये है आपकी बीमारियां, अमराज जो कि दिमाग और असाब से लिंक्ड है। मतलब दिमाग और आपकी जो नर्व्स हैं या असाब हैं, अगर वो इफेक्ट हो रहे हैं तब आप न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और उसमें अगर कोई मसला ऐसा हो जिसको जराह की ज़रूरत हो या सर्जरी की ज़रूरत हो तो फिर आप न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं। आपने कहा कि नज़र की कमज़ोरी एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज है। अगर नज़र कमज़ोर नहीं है, ऐनक भी आप पहनते हैं, ब्लड प्रेशर भी आपका रेज नहीं है, बहुत ज़्यादा देर आप धूप में नहीं खड़े हुए, बहुत ज़्यादा देर भूखे प्यासे नहीं रहे और फिर भी आपको सर में दर्द रहता है, तो आपने इन्वेस्टिगेट कराना है। अब थोड़ा सा बताइए, ये जो आधे सर का दर्द है या जो क्लस्टर हेडेक है, सिर्फ आंख के पीछे दर्द होता है या फिर एक टेंशन बैंड हेडेक होता है, इनका फ़र्क बताइए और इसका मैनेजमेंट भी बताइए। ओके, सो सबसे मोस्ट कॉमन मीग्रेन, जिसे दर्द शकीका कहते हैं, हमारी आधे सर का दर्द। सो वो टिपिकली आधे सर का दर्द होगा, कॉमनली आधे सर का ही होता है, लेकिन पूरे सर का भी हो जाता है। लेकिन उसमें जो ज़रूरी बातें हैं वो ये कि आपको 5 या 5 से ज़्यादा अटैक हो डेली, ठीक है, आधे सर का दर्द हो और वो सर का दर्द 72 घंटे मतलब 3 दिनों में वो सेटल हो जाए। ठीक है। अगर 3 दिन से ज़्यादा एक आपको हेडेक हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो मिग्रेन नहीं है, वो फिर टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है, क्लस्टर हेडेक हो सकता है। मिग्रेन के साथ आपको रोशनी का चुभना, ठीक है, आवाज़ें आनी, उल्टी मतली का होना, और लोग को इतना शदीद सर दर्द होता है कि वो कहते हैं हमें अंधेरे में लेटा दें, हमें रोशनी से दूर ले जाएं। सो ये मिग्रेन हेडेक में आ जाता है। टेंशन टाइप हेडेक बैंड लाइक होता है कि आपके माथे से शुरू होता है, सर के पीछे तक, कंधों तक, गर्दन तक खिंचाव सा होता है पट्ठों का।
ठीक है। और जो क्लस्टर हेडेक है वो स्पेसिफिकली जो है आपकी आंख से शुरू होता है, ठीक है। शदीद आंख के पीछे दर्द होगी, ठीक है। उसके साथ आंखों से पानी आएगा, ठीक है। नाक से पानी आएगा, आंख लाल हो जाएगी, तो वो उसका दौरानिया 3 दिनों से ज़्यादा होता है। अच्छा, तो उसके लिए फिर हर चीज़ की ट्रीटमेंट फिर फ़र्क है। ठीक अगर है। तो मिग्रेन हेडेक है तो उसके लिए हम पेन किलर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं। ट्रिप्टेंस का क्या रोल है इसमें? ट्रिप्टेंस एक्यूट अटैक जो फौरी तौर पे आराम देना हो मरीज को, तो उसके लिए हम ट्रिप्टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है। और जब आपका जो एक्यूट अटैक है वो सेटल हो जाए, उसके हाँ। बाद लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो 3 to 6 मंथ्स चलती है, उसमें उसमें बीटा फिर बीटा ब्लॉकर। ब्लॉकर्स वगैरह आते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम सप्लीमेंट बहुत लोग देते हैं और कहते हैं इट हेल्प्स, तो वाकई मैग्नीशियम का सप्लीमेंट ले लेना हेल्प करता है जी माइग्रेन में? बिल्कुल, अभी लेटेस्ट जो जितनी रिसर्च आई है उसमें मैग्नीशियम का बहुत रोल है अच्छा। हेडेक में। दूसरा राइबोफ्लेविन अच्छा, एक विटामिन है, उसका बिल्कुल, बहुत बी। रोल आया है। इवन हमने अभी कुछ लेटेस्ट रिसर्च वगैरह की है, उसमें विटामिन डी। विटामिन डी एक्चुअली हमारे यहाँ तो आप टेस्ट कराएं तो मोर देन हाफ आवर पॉपुलेशन को विटामिन डी की कमी है, जी। उससे डिप्रेशन, लो मूड या हेडेक्स वगैरह होती है। जी। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि विटामिन डी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन बी, राइबोफ्लेविन, जी। एक तो इनका जो कॉम्बिनेशन है जी। वो लें। और आप माइग्रेन की ट्रिगर्स में जैसे बहुत लोग कहते हैं कि चीज़ खा ली, चॉकलेट खा ली, उससे हो गया, जी। तो उसमें क्या है? उसमें ज़्यादातर हमारे पास कैफीन, ठीक है। निकोटीन, फिजी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स आ गए, कैफीन में आपके कोलाज आ गई, कॉफ़ी आ गई, चाय आ गई, चॉकलेट्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई। ठीक है। नींद का ना पूरा होना, लेट नाइट है। लोग सेल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, इवन जब वो सोने के लिए जाते हैं लाइट्स ऑफ होती हैं, उठ उठ के फ़ोन का देखना। हाँ, सो नींद का प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप, नींद बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा रेस्टलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, सेल फोन, कंप्यूटर यूज़, स्क्रीन टाइम और बेसिकली। अंधेरे में स्क्रीन देखना, जी, ये सारे स्ट्रेन triggers, करना आइज जी, को। बिल्कुल। ये जो रात की ड्राइविंग है, आपको लाइट सारी होती है, सामने से जी, ट्रक आ रहे होते हैं, वो जी, भी बिल्कुल, ट्रिगर करते हैं। बिल्कुल, जो जिनको डायग्नोज्ड है मिग्रेन अटैक्स, तो उनको वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है। अच्छा, हाइड्रेशन का क्या रोल है? कहते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, वक्त पे खाना खा लो, और तो फिर नहीं ट्रिगर होते? जी, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बेसिकली हर बीमारी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी ज़िंदगी को हेल्दी जीना, ये बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ आप खाएंगे, खाते रहेंगे, लोग ज़्यादातर दवाइयों पे रिलाई करते हैं। हमने देखा है कि साथ में अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है, तो आप दवाइयाँ या तो खाते रहेंगे या दवाइयाँ एक टाइम पे आके आपको असर ही नहीं देंगी। सही तो बात। ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी तो है। हर टेंशन बीमारी। हेडेक के लिए क्या करें? जो लोग देखना अक्सर मियाँ जो है वो घर जाता है तो औरत ने बांधा होता है अपना जी। सर यूं करके, तो उस जी। टेंशन को कैसे रिलीव करना ओके, है? सो उस टेंशन में सबसे पहले तो हमने कॉज देखना है कि टेंशन क्या है। अच्छा। मेरे ख्याल में अगर ये ज़्यादातर फीमेल्स आती है हमारे पास, कोई ना कोई स्ट्रेसर, कोई साइकोलॉजिकल कॉज चल रहा होता है टेंशन हेडेक का, और वो टेंशन हेडेक नॉर्मली पेन किलर से रिलीव हो जाता है। अच्छा। लेकिन वही बात है कि वो जो स्ट्रेस पेशेंट को मिल रहा है, हमने उसको देखना है कि वो क्या चीज़ है जो उनको डिस्टर्ब कर रही तो है। इसमें क्या मसाज वगैरह, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये जी, काम करती हैं? बहुत रोल है, इसे बायोफीडबैक थेरेपी कहते हैं हमारी ज़ुबान ठीक में। है। इवन योगा एक्सरसाइजेस ठीक है। टेंशन हेडेक में बहुत ज़्यादा, अर्ली मॉर्निंग वॉक, तो सुबह सवेरे वॉक पे जाएं, जी, रिलैक्सेशन करें, relaxation थोड़ा सा करते डीप ब्रीदिंग करें, वर्शिप करें, नमाज जी, अगर आप पढ़ते हैं जी। या जिक्र करते हैं तो उसको बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करके करें तो भी वर्क करती है। अब जब आप क्लस्टर हेडेक्स की बात कर रहे थे कि आंख के पीछे होता है, जी। तो क्या कोई वाकई फिजियोलॉजिकल रीजन होता है उसका? जी बिल्कुल होता है। ब्रेन में कुछ कीमियाई मादे होते हैं, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा। तो उस वजह से ये जो है हमारा कैल्शियम ज़्यादातर जो आपके आर्टरीज में या नसों में होता है दिमाग अच्छा। की, उनका इम्बैलेंस हो जाता है, या तो ज़्यादा निकल रहा होता है या कम हो जाता है, तो उस वजह से शदीद क्लस्टर हेडेक होता है। और क्लस्टर हेडेक से हमने काफ़ी पेशेंट्स में ब्लाइंडनेस भी देखी है। ओह, अच्छा। और वो इमीडिएटली इमरजेंसी में आते हैं हॉस्पिटल में कि इतना शदीद दर्द होता है कि मुझे याद है एक पेशेंट था, उसने लिटरली अपना दीवार में सर मारा कि इतना उसका हेडेक था। और उसमें फिर इमीडिएटली आपको ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, अच्छा। ये इसीलिए इस मकसद यही है कि आपको कॉज ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप हर एक को मिग्रेन डायग्नोज करेंगे तो नहीं, वो तो होगा ही ट्रीट नहीं। नहीं होगा। क्लस्टर हेडेक की टोटली डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो उसमें migraine। क्या दिया जाता है क्लस्टर हेडेक को? उसमें कैसे ज़्यादातर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैल्शियम हैं, चैनल लिथियम है, हाई अच्छा, फ्लो अच्छा। ऑक्सीजन है, अच्छा। और वेलप्रोएट पे भी हम डाल देते हैं कई दफ़ा। अच्छा, जब हम हेडेक्स की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, तो जो ब्लड प्रेशर का हेडेक है, ये इसमें क्या स्पेसिफिक साइंस है जो लोग देखें कि भाई शायद बीपी हमें चेक करना चाहिए? क्या होता है? आंखें लाल हो जाती हैं, सर में दर्द होता है, गुस्सा आता है, और क्या होता है? ओके, सो इसमें ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनका ये फ्रंटल हेडेक होता है सामने की तरफ। जी, और हर कंप्लेन करते हैं कि मेरा जिस्म थका रहता है, फटीग्ड हूँ। बहुत। कॉमनली जो उनकी लैंग्वेज होती है कि पट्ठे थके हुए हैं या पट्ठों का छिकाव, ठीक है। तो वो ज़्यादातर हमारा वो ब्लड प्रेशर सबसे पहले मैंने जितने भी डॉक्टर्स हैं या न्यूरो फिजिशियंस हैं
कि कोई भी अगर पेशेंट आता है आपके पास हेडेक का, सबसे पहले आप उसका ब्लड प्रेशर देखें। ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस लोगों की नहीं होनी चाहिए इस बिल्कुल। मामले में। और ब्लड प्रेशर आपको पता है हमारे इस माशरे में कितना कॉमन है, बहुत ज़्यादा। और वो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ना दिमाग मतलब जिस्म के ऑलमोस्ट हर हिस्से को अफेक्ट करता है। तो ब्लड प्रेशर ज़रूर तो मोस्ट कॉमन चीज़ जो आपने देखनी जी। है वो ब्लड प्रेशर है, और साथ आपने जैसे बोला कि पूरी रात की नींद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं, जी। नज़र भी चेक करा लेना। बहुत सारे लोगों को साइनसाइटिस है कि उनकी जो साइनसेस हैं, ये जो जगह हैं वो रेशे से भरी हुई होती जी। हैं, हर वक्त जुकाम खांसी भी अक्सर होता रहता है, जी। जिसकी वजह से उनका सर बहुत ज़्यादा भारी होता है। जी। तो ऐसे लोग फिर पहले अपने साइनसाइटिस को ट्रीट कराएं। बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी स्पेसिफिक हमें हिंट मिल जाती है पेशेंट से ठीक है। कि हम एक्चुअली पेशेंट हर चीज़ नहीं बताते, आपने डिग आउट करना होता है। तो बिल्कुल। उसमें ज़्यादातर कहते हैं कि हमारे इधर चेहरे पे दर्द होती है, हाँ। और दूसरा जब नमाज में रुकू में जाते हैं तो ऐसे भारी भारी चेहरा भारी महसूस बिल्कुल होता होता है। है। और फिर वही रेशा इनका पीछे पोस्ट नेजल ड्रिपिंग जिसे कहते हैं ठीक है, गले में रेशा गिरता है जी। उनके गले में। तो उसमें मोस्ट कॉमनली फिर हम पहले उनका चेहरे का एक्सरे कराते हैं, इससे ठीक है। पीएनएस कहते हैं, पैरानेजल है। साइनसेस। और उसमें अगर रेशा आ जाए तो वो ड्रेन भी हो सकता है, फिर या एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक्स कोर्स हैं जी। और स्टीम वगैरह, स्टीम इनहेलेशन का जी, रोल है। बहुत रोल है स्टीम अच्छा, का। ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, जिसे कहते हैं कि दुनिया का शायद सबसे पेनफुल कंडीशन है, ऐसा लगता है शॉक लग रहा है, इसके जी। बारे में थोड़ा बताएं। ओके, सो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व एक दिमाग की ऐसी नस है जो आपके दिमाग से निकल के चेहरे तक आती है, आपके यहाँ होंठों तक। सो कई दफ़ा उसकी सोजिश हो जाती है। तो जब वो सोजिश होती है तो वो नस जहाँ जहाँ आपकी ट्रैवल कर रही है वहाँ शदीद इलेक्ट्रिक करंट की तरह का दर्द होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए शदीद दर्द आता है जैसे बिजली चमकी है, अच्छा। और फिर गायब हो जाएगा। और उसमें मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास मरीज़ आके कहते हैं कि वाइल दे आर शेविंग, जब शेव कर रहे होते हैं तो उनको एक शदीद दर्द होता है कि उनका रेजर ही गिर जाता है हाथ से। अच्छा। तो उसके लिए फिर वो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता है, उसमें हमने फिर ये देखना होता है कि उसकी वजह क्या है। ज़्यादातर केसेस में कोई वजह तो नहीं मिलती, लेकिन कई दफ़ा कुछ ऐसी बीमारियां हैं हमारी जिस तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या कोई ऐसा ब्रेन ट्यूमर हो, या कोई नस के ऊपर कोई ऐसा छाला हो दिमाग में जो उस नस को दबा रहा है, तो उस वजह से अगर वो हमें कोई कॉज मिल जाए तो वो टोटली रिवर्सिबल हो जाता है। अदरवाइज़ के इसकी दवाइयाँ फिर फ़र्क हैं। इसमें अच्छा। ज़्यादातर कार्बामेज़ेपिन देनी होती है ओके। हमने, प्रीगैबलिन है, गाबापेंटिन है। सर, जब आप गाबापेंटिन की बात कर रहे हैं तो न्यूरोपैथी की बात करते हैं, जो न्यूरोपैथिक पेन होता है, ये जी। हमारे डायबिटिक्स में जिन जी। लोगों को शुगर होती है उनको बहुत ज़्यादा हाथों पैरों में सुन होना, जी। जलन होना, ये भी होता है। जी। फिर बहुत सारे लोग जैसे चिकन पॉक्स बचपन में होता है वायरसला, तो बड़े होने के बाद उन्हें हर्पीज़ होता है। जी। हर्पीज़ से उनके वो छाले से हो जाते हैं, यहाँ पे भी हो जाता है हर्पीज़, और फिर साथ उनको हर्पीज़ का पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया जो जी। है वो भी होता है। जी। तो इस पेन के लिए जो इतना सिवियर न्यूरोपैथिक पेन है, जी। नसों का या किसे कहते हैं असाब का पेन है, जी। इसके लिए क्या होना चाहिए? ओके, सो इसमें बेसिकली ज़्यादातर जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे हाथ पैर सुन होते हैं, हाँ। चलते चलते हमारे चप्पल निकल जाती है, हाँ। और हमें बैलेंस इश्यूज होते हैं, स्पेशली जब अंधेरा हो, क्योंकि जब अंधेरा होगा तो दिमाग बैलेंस नहीं कंट्रोल करता, फिर आपकी नसें कंट्रोल करती हैं, तो उस वजह से काफ़ी जलन, पाँव का जलना, सुइयाँ चुभना। तो मोस्ट कॉमन कॉज तो डायबिटीज़ है हमारे माशरे में, अनकंट्रोल डायबिटीज़। और दूसरा B12 डेफिशिएंसी हाँ। बहुत कॉमन है जिसकी वजह से ये होता है। और दूसरा जैसे आपने पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया किया, तो वो जो वायरस होता है वो अपने असरात देख के आपके हरा मगज़ में छुप जाता है, कुछ ठीक है। अरसे बाद 20-30 साल बाद वो दोबारा रीएक्टिवेट होता है, इसको फिर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया कहते हैं, और इसकी जो दर्द है काफ़ी बहुत शदीद ज़्यादा होती है। होती है, हाँ। तो उसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें वही प्रीगैबलिन है, गाबापेंटिन है, डुलोक्सिटीन है। अच्छा, अब जब आप विटामिन B12 आपने कहा जैसे न्यूरोबियन का इंजेक्शन कहते हैं, तो ये कितना सेफ है, कितना अरसा लगाते रहना है, या इसको खाना कितना सेफ है? ओके, ये वैसे तो ये बहुत ज़्यादा दिया जाता है, ऑलमोस्ट हाँ। हर प्रिस्क्रिप्शन में हम देख रहे होते हैं न्यूरोबियन, मेथिकोबॉल, हाँ। लेकिन हर चीज़ की एक डोजेज है। आपने सबसे पहले तो अपने लेवल्स देखने हैं, ठीक है। सीरम B12 या फॉलेट लेवल्स। उसके बाद डिपेंडिंग के अगर तो वो लोअर नॉर्मल है तो हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को हम इंजेक्टेबल्स दें, ठीक और है। वो डेली लगता है फॉर 7 डेज, ठीक है। फिर वंस वीकली फॉर 1 मंथ, और फिर वंस मंथली फॉर 1 ईयर। एंड समटाइम्स B12 डेफिशिएंसी इज़ फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि अच्छा। बॉडी के स्टोर्स इतने होते हैं कि वो डेफिशिएंट नहीं होती B12 में, बहुत साल गुजरते हैं, वेजिटेरियन डाइट होती है लोगों की बहुत, हाँ। वो फिर आपकी लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट B12 की देनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हम फिगर आउट कर लें कि अगर आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो नहीं है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, आप इसको ट्रीट करें। अब एपिलेप्सी पे आते हैं, जिसमें कि जिन भूत में आप जैसे बता भी रहे थे कि एक खातून इनके पास आई जिनको जलाया हुआ था ये सोच के कि इनको जिन है। तो एपिलेप्सी या मिर्गी जो है उसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं, उनको भी डिस्क्राइब करें, और फिर किसी को अटैक आ जाए तब वो क्या करें, कितना
कितना वो कंट्रोल होता है और कौन सी उसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, ईईजी या जो भी है, उसको थोड़ा सा डिफाइन करिए। सो बेसिकली एपिलेप्सी जिसको मिर्गी कहते हैं, ये दिमाग में करंट का बहाव इम्बैलेंस, बहुत ज़्यादा शुआओं का निकलना जिसकी वजह से झटके हो जाना। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, सिंपल एपिलेप्सी है, कम्प्लेक्स एपिलेप्सी है, पार्शियल एपिलेप्सी है और फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस है। सो हर एक किस्म की ट्रीटमेंट फ़र्क है। जिस तरह बच्चे हैं तो बच्चों में ज़्यादातर एब्सेंट सीजर्स होते हैं, हमारे पास पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, बल्कि वालिदैन को कंप्लेन टीचर्स करते हैं स्कूल में कि बच्चा देखते देखते सकते में चला जाता है, उसकी कंसंट्रेशन ख़त्म होती है, थोड़ी देर के लिए सकता होता है और फिर वो ब्लिंक करने लग जाता है, तो वो एब्सेंट सीजर्स होते हैं। उसमें फिर आपने देखना ये होता है कि पेशेंट को एक कब से है, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, पास्ट में फेब्राइल सीजर्स, बुखार की वजह से झटके लगने, ऑल्दो वो आगे जाके मिर्गी नहीं करते, लेकिन हिस्ट्री लेनी बड़ी ज़रूरी है। तो उसमें फिर हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट देती हैं, उसमें हम वेलप्रोएट देते हैं, उसमें काफ़ी ऐसी एब्सेंट सीजर्स में जिस तरह कार्बामेज़ेपिन, फेनेटॉइन, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब ये नहीं देनी, अगर आप ऐसी दवाई दे देंगे तो ये झटके ज़्यादा हो जाएंगे। सो मिर्गी को भी क्लासिफाई करना, उसकी किस्म का पता करना बड़ा ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को मिर्गी होती है, जो पीरों फकीरों से बच भी जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही किसी डॉक्टर के पास उठ के चले जाते हैं। हर डॉक्टर जो है उनको खुद ब खुद डायग्नोज कर देता है कि मेरे पास से कहीं से मरीज़ ना चला जाए, और फिर जब वो उनको गलत दवाई देते हैं तो बाकायदा मिर्गी की दवाइयों से मजीद साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, राइट। और ये भी उनको बताइए कि जो सही दवा आप ले रहे हैं, इसको लेते रहना कितना ज़रूरी है, इसकी डोजेज को मिस नहीं करना कितना ज़रूरी है, और साथ अगर किसी को अटैक हो जाता है तो यूजुअली क्या करते हैं, उसके टंग के नीचे कुछ रखते हैं, उसको कैसे लिटाते हैं, कैसे उसको मैनेज करना है उस अटैक को। राइट। सो मिर्गी जैसी ही पेशेंट को हमारे पास हिस्ट्री देते हैं कि झटका लगा, पहले तो हमने ये देखना है कि वो झटका मिर्गी का झटका है या कोई नफ्सियाती झटका है। कई दफ़ा सूडो सीजर्स भी बहुत कॉमन है, तो उसमें पेशेंट के पास कई दफ़ा तो वीडियो रिकॉर्ड होता है, कई दफ़ा हम उन्हें कहते हैं कि हमें इस झटके की आप वीडियो दिखाएं। ठीक है, उस वीडियो से हम देख लेते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल कॉज है या कोई स्ट्रेसर्स या साइकोजेनिक कॉज है। वंस हमें ये पता चल जाए कि ये मिर्गी ही है, तो सबसे पहले उसका ईईजी टेस्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रोइनकेफ्लोग्राम कहते हैं। दिमाग में जिस तरह ईसीजी की तारें छाती पे लगती हैं, इस तरह दिमाग पे तारें लगा के हम शुआओं का बहाव देखते हैं। दूसरा सेकेंडरी कॉज ज़रूर देखना होता है कि कोई वजह ना हो मिर्गी की, तो उसके लिए फिर दिमाग का एमआरआई या सीटी स्कैन बहुत ज़रूरी है। मिर्गी बिल्कुल काबिल इलाज है, काफ़ी लोग पीरों फकीरों के पास जाते हैं जिन भूत का सोशल टैबूज बहुत ज़्यादा हैं, आते हैं हमारे पास, उधर से जब देखा नहीं ट्रीट हुए, हमने उनको डायग्नोस किया, 2 साल आपने दवाई खानी है मिर्गी की, ठीक है, 2 साल खानी ही खानी है। और उसके साथ वक्त का दुरानिया, मतलब अगर आपकी डोज 3 दफ़े दिन में, तो 8 घंटे से ही खानी। ये नहीं कि एक दिन आप सुबह 10 बजे खा रहे हैं, अगले दिन 2 बजे दोपहर को खा रहे हैं, दिमाग को उस दवाई की आदत हो जाती है। अगर आप वक्त आगे पीछे करेंगे आपको झटका लगेगा। तो 2 साल, उसके बाद हम देखते हैं अगर झटके ख़त्म हो जाएं तो फिर हम दवाई बंद करते हैं। अगर उसके दौरान दवाई बंद करने के बावजूद झटके पड़े, फिर 3 साल खानी पड़ती है, और इसी तरह 5 साल, और अगर फिर झटके वापस आ जाए तो जिंदगी भर। इसमें ये भी कहा जाता है ना कि आपने बहुत ज़ोर की सांस नहीं लेनी। फॉर एग्जांपल किसी को वो जो गुब्बारा होता है उसके अंदर हवा नहीं भरनी, ऐसे नहीं करना, या बहुत फ्लैशिंग लाइट्स जैसे आप होता है ना जो हम टीवी लगा लेते हैं अंधेरे में, या रात के वक्त सफ़र कर रहे होते हैं तो लाइट फ्लैश कर रही होती है, या बहुत ज़्यादा ऊंचा म्यूज़िक होता है, या फिर आपने बहुत ऐसी डाइट खा लें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फिजी ड्रिंक्स या आपके फ्राइज़ वगैरह हो, तो ये एग्रीवेट होता है। तो इसमें प्रिवेंशन में और भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। जी, प्रिवेंशन में वही बात है कि आपका नींद का पूरा होना, स्क्रीन टाइम बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हमारे पास यंग पेशेंट्स जिनको मिर्गी डायग्नोज होती है, उनकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, पूरी रात उनका काम होता है, नींद डिस्टर्ब है, तो इवेंचुअली उनको मिर्गी के दौरे पड़ने लग जाते हैं। दूसरा ये कि इसके साथ जिस तरह आपने कहा कि हवा भरना, ये एब्सेंट सीजर्स में हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। बच्चों का ये एक्चुअली टेस्ट है जो हम क्लिनिक में करते हैं, उसको बोलते हैं फूको। कुछ 1-2 मिनट के फूकने के बाद वो सकते में चले जाते हैं, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि इनको अटैक ट्रिगर हो गया। दूसरा जो रोशनी वाला आप कह रही हैं, उससे मायोक्लोनिस कहते हैं, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है जो इन रोशनी से ट्रिगर होती है। तो उसमें इवन ईईजी टेस्ट के दौरान भी जब हमें शक हो कि इस पेशेंट को मे बी मायोक्लोनिस टाइप एपिलेप्सी है, तो हम फ्लैशेस ऑफ लाइट देते हैं टेस्ट के दौरान, कि टेस्ट के दौरान अगर अटैक आ जाए तो ईईजी पे रिकॉर्ड हो जाए।
अच्छा, आप थोड़ा सा बताएंगे कि जब अटैक होता है तो ये जो कहते हैं कि भाई आप मेटल पकड़ लो या ज़बान को सेव करो या साइड पे रखो या क्या करना चाहिए? ओके, थोड़ा सा उसका सो इमरजेंसी मैनेजमेंट बताइए। झटके के दौरान सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप मरीज़ को कंफर्टेबल कर दें। ठीक लोग है। पैनिक कर देते हैं। हाँ। झटका अगर हो रहा है आप नहीं रोक सकते उसको, वो ठीक है। अपना वक्त पूरा करेगा। उसके बाद अगर आपने फिर भी देखा कि 2 से 3 झटके लगातार हो रहे हैं, फिर आप हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि फौरी मुंह में कुछ डालने लग जाते हैं, 7 अप पानी पिला वानी। दी, पानी पिला दिया, तो पेशेंट चोक हो जाता है। हाँ। वो सारा मवाद जो है फेफड़े में चला जाता है, निमोनिया हो जाता है। तो झटके के दौरान आपने एक तो कॉलर खोलना है पेशेंट का, ठीक ताकि है। उसको कोई चोकिंग ना हो, ठीक है। उसके रिलैक्स कर दें। आसपास फर्नीचर या कोई ऐसी चीज़ जिससे गिर के उसको नुकसान हो लग सके, सकती है। वो आप अलहदा कर दें, साइड पे कर दें, और उसे लेफ्ट लैटरल आधी करवट दे दें, लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की दाईं। तरफ। हाँ जी, और गर्दन का झुकाव करना है कि अगर उसके दौरान उल्टी होती है, क्योंकि झटकों के साथ उल्टी बहुत कॉमन है, तो वो जो सारा मवाद है वो बाहर निकले। ये ना हो कि पेशेंट अंदर उसको निगल ले और फिर निमोनिया हो जाए। तो आपने बस ये 3-4 तदाबीर हैं। आपने वेट एंड वॉच, झटके को ख़त्म होने का वेट करें, लेफ्ट लैटरल कर दें, उसका सांस ना बंद हो, मुंह में कुछ नहीं डालना। झटका जैसे ही ख़त्म हो आप फौरी किसी भी करीबी अस्पताल की इमरजेंसी में आ जाए। अच्छा, तो ये आपने सुन लिया पूरा मिर्गी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कैसे किसी क्वैक के पास जब बहुत सारे बच्चे को लेकर जाते हैं तो वो कहीं पे भी इंजेक्शन लगा देता है और उसकी वजह से उनकी रिस्ट ड्रॉप हो जाती है, मतलब उनकी कलाई यूं गिर जाती है या वो पैरों से माजूर हो जाते हैं। और ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे यहाँ ये टेंडेंसी है कि जो डॉक्टर टीका लगाता है वो अच्छा है, और वो टीका लगाते ही फ़ौरन जो ठीक हो जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, बगैर ये जाने कि जो वो टीका लगा रहा है एक तो वो भी सही नहीं है, वो ये भी नहीं जानता कि कहाँ टीका लगाना है और उससे कौन से नुकसान हो सकते हैं। इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके, सो आजकल ये बहुत हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं, स्पेशली बच्चे, क्योंकि बच्चों में ये रुझान है कि जैसे उनको बुखार हुआ तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। हाँ। और करीबी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो उनकी ज़ुबान में होता है मोहल्ले का कोई डॉक्टर है, जिसको बहुत पुराना जी कोई डॉक्टर है। तो वो ये करते हैं कि वो डायरेक्ट टीकों पे जाते हैं, और टीका भी रग में नहीं लगाना, वो पट्ठे में लगाते हैं, मसल में। हमारा जिस तरह ये बाजू है, इसमें डिफरेंट रगें हैं, हर रग का डिफरेंट काम है। उंगलियों का फैलाव, झुकाना, ऊपर उठाना। तो अगर वो गलत जगह पे टीका लगेगा, सीधा नस में लगेगा, तो आपका रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, जिसको रेडियल न्यूरोपैथी कहते हैं। रेडियल नर्व डैमेज हो जाती है। इसी तरह जब वो पीछे पट्ठे में लगाते हैं हिप में, तो वहाँ शैटिक नर्व गुजरी है, जो आपके पाँव को ऊपर नीचे दाएं बाएं करती है। तो अगर वो टेक्निक नहीं सही टीके की, उस जगह पे नहीं लगा, तो वो सीधा नस में लगता है, और वो 10 सीसी की सिरिंज की जो नीडल होती है वो नस को फाड़ देती है। और वो जैसी नस में लगता है, शदीद दर्द, सुनपन, और उसके कुछ मिनटों बाद या पैर गिर जाता है या कलाई गिर जाती है। वो फिर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, फिर उनके टेस्ट हम करते हैं, इसको NCA-CMG कहते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज़, कि कौन सी नस डैमेज है, कितनी डैमेज है, रिकवरेबल है नहीं। तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा हुआ है और लोग जो है मतलब माजूर हो रहे हैं। आप देखिए काफ़ी लोग ज़्यादा। माजूर हो रहे हैं फिर भी वो समझते नहीं हैं, वो ऐसे ही डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो कि अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं। तो प्लीज़ जिस चीज़ का जो डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट है, लाइसेंस्ड है उस चीज़ का करने के लिए, उसी के पास जाइए। और उन्हीं को पता होता है आपकी एनाटमी को जानते हुए कि इंजेक्शन कैसे लगाना है। हमारे उसमें भी बहुत सारे लोग चेहरे के ऊपर लगा रहे होते हैं, इधर उधर लगाते हो, जिसकी वजह से होती है। तो ये जो बेल्स पैल्सी है इसकी बात करते हैं, फेशियल पैल्सी, जिससे लकवा, चेहरे का लकवा कहते हैं, एक तरफ से बिल्कुल ड्रूप हो जाता है, मुंह से गिरने लगता है खाना भी, और थूक भी गिरने लगता है। इसकी क्या कॉज है, ये जो अचानक हो जाता है, और इसको कैसे ट्रीट करना है? ओके, सो जो इसको बेल्स पाल्सी, जिसको हमारी ज़ुबान में लकवा कहते हैं, जो बहुत कॉमन है, तो इसमें ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होती है। कोई सर्दी गर्मी हो गई, ठंड लग गई, तो उसकी वजह से जो फेशियल नर्व है वो थोड़ी देर के लिए नम हो जाती है या थोड़ी देर के लिए सोजिश हो जाती है। दूसरा शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर से लकवा बहुत कॉमन है। हर्पीज ज़ॉस्टर, जो कानों की इन्फेक्शन, उसके जैसे रामसे हंट सिंड्रोम होता है, उससे बहुत कॉमन है। और कई दफ़ा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें कोई वजह नहीं मिलती, लेकिन लकवा बिल्कुल ट्रीटेबल है, लकवा फालिज नहीं है। हर लकवा दिमाग से नहीं होता। तो इसमें भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग लकवे को ये समझते हैं कि ये फालिज का अटैक है और वो CT स्कैन MRI करा देते हैं जो नॉर्मल आता है। तो उसकी कुछ एग्जामिनेशन टेक्निक्स होती हैं जो हम क्लिनिक में देखते हैं, इससे हमें आइडिया होता है कि लकवा बेल्स पाल्सी है या फालिज की वजह तो से बेल्स म्यूटेट पैल्सी का इलाज क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग कबूतर का खून भी पिला रहे होते हैं, कुछ और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस भी दे रहे होते हैं, तो इसका एक्चुअल क्या हल है? ओके, सो इसमें ये होता है कि एज सुन एज आपको ये लकवे का अटैक हो, फौरी न्यूरोफिजिशियन के पास जाएं, और हम स्टेरॉइड्स पे डालते हैं पेशेंट को। 3 दिन के अंदर, 72 आवर्स के अंदर अगर पेशेंट ने स्टेरॉइड ले लिए तो ये बिल्कुल रिकवर होता है। अच्छा। अगर
ट्रीटमेंट डिले हो जाए या लोग सीटी स्कैन एमआरआई में लग जाते हैं, हफ्ते 2-3 हफ्ते बाद आते हैं, तो उसके बाद स्टेरॉइड्स का तो इतना रोल नहीं है, तो फिर आती है फिजियोथेरेपी। तो उसमें ये करंट वाले जो आप बात करी थी, इससे हम कहते हैं हाँ जी, गैल्वेनिक स्टिमुलेशन कहते हैं इसको। तो वो जो फेशियल नर्व है उसको स्टिमुलेट करते हैं करंट से, ताकि वो रिकवर कर जाए। अच्छा, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराएं। अच्छा, फिजियोथेरेपी की हम बात ही करें तो और एक चीज़ होती है, लोगों को जो ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है उनके रिस्ट में तकलीफ हो रही होती है, और स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा लिखाई का काम करते हैं या पका रही होती है या सी रही होती है, उनको तो और आजकल कंप्यूटर के ऊपर भी। तो इसके लिए क्या करना होता है, सर्जरी कितनी ज़रूरी है, किस स्टेज पे ज़रूरी है, और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? ओके, सो कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली कलाई में एक नस होती है जिसको कहते हैं मीडियन नर्व, जो आपको महसूस और ये अंगूठे की ताकत और ये पहली 3 उंगलियों की ताकत वो देती है। सो जब वो लोग जिनका कलाइयों वाला बहुत काम है, जिसमें ज़्यादातर हमारे पास हाउस वाइफ्स आती हैं कि दिन के कपड़े धोने, कुकिंग, आटा गूंदना, दूसरा कारपेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, बिल्कुल हाथ का काम। हाँ जी, तो उसमें जब बहुत ज़्यादा आप कलाइयों के काम करेंगे, जिसमें स्पेशली आपकी कलाइयाँ ट्विस्ट होती हैं, तो ये पट्टा टाइट हो जाता है यहाँ से, और वो नस को कलाई से दबा देता है, जिसकी वजह से शदीद दर्द, हाथ का बेजान हो जाना, सुनपन, रात को आंख खुल जानी दर्द से। तो उसके लिए फिर हम NCS करते हैं, जिसको नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कहते हैं। तो हम मीडियन नर्व को देखते हैं, तो उसमें कैटेगरीज हैं, माइल्ड कार्पल टनल है, मॉडरेट है या सिवियर। अगर तो माइल्ड है तो वो दस्ताने से, जिसको रिस्ट स्प्लिंट कहते हैं, और पेन किलर्स, उससे काफ़ी हद तक वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर वो मॉडरेट टू सिवियर में चला गया है, ज़्यादा में, तो उसमें ज़्यादातर फिर कार्पल टनल रिलीज सर्जरी होती है, जो न्यूरोसर्जन्स करते हैं या प्लास्टिक सर्जन्स। तो वो रिस्ट से उस पट्टे को, कलाई से हल्का सा पट्टा काटते हैं, और नस ऊपर आ जाती है, और वो बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं पेशेंट। अच्छा, आपने बात की थी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की, कि इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, हमने बात की थी EMG NCS, जिसमें वो लगाते रहते हैं, देखते हैं कि आपकी नस काम करी कि नहीं, फिर उसमें डिफरेंट और मजीद स्टडीज़ भी हैं। इसमें थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आजकल हर कोई हर चीज़ कर रहा होता है, उन्होंने उसको बिजनेस बना लिया, रख लिया 4 डिवाइस और करना शुरू हो गए। एक तो ओवर इन्वेस्टिगेशंस को कैसे अवॉइड करना है, हर चीज़ के लिए MRI और CT नहीं करवानी होती, हर चीज़ के लिए इंडिकेशन नहीं होता कि आप सारे टेस्ट कराएं, जो चीज़ स्पेसिफिक है, जो मसला है, उसी के टेस्ट करवाए जाएं, सही जगह से कराए जाएं, क्योंकि ये जो जब टेस्ट बंदा कर रहा होता है ना, वो एक टेक्नीशियन नहीं होता, उसको एक प्रॉपर डॉक्टर होना क्यों ज़रूरी है, ताकि वो टेस्ट करते हुए जो चीज़ें हैं उनको रिकॉर्ड कर सके, उसमें से इन्फ्रेंस ले सके, उसका एक रिपोर्ट बना सके, और जब रिपोर्ट सही होगी, सही जगह से होगी, तभी आपका इलाज मुमकिन है। लोग क्या करते हैं, चंद पैसे सस्ती की जगह पे जाके टेस्ट करा लेते हैं, ये कोई आपको पता है फॉर्मेलिटी तो है नहीं, आपने ये इसलिए कराना है कि आपको सही तरह से पता चल सके कि मसला क्या है और उसको ट्रीट कैसे करना है। तो वो थोड़ा सा बताइए। सो न्यूरोफिजियोलॉजी न्यूरोलॉजी की एक सेकंड फेलोशिप है, उसके आगे ब्रांच है, जिसमें हम न्यूरो डायग्नोस्टिक्स करते हैं, जिसमें डिफरेंट न्यूरो फिजिशियन के टेस्ट आते हैं, जिसमें एक EEG है मिर्गी के लिए, जिसपे हमने बात की। दूसरे पे आते हैं NCS, नर्व कंडक्शन स्टडीज, नसों का टेस्ट, असाबी नसों का। तीसरे पे EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, पट्ठों का टेस्ट, जो हम सुई से करते हैं। इसके बाद एक आता है VEP, विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल, जिन लोगों को नज़र आना बंद हो जाता है या ब्लाइंडनेस या अंधापन आता है, तो उसमें फिर हम दिमाग से नज़र का जो है वो हम VEP टेस्ट करते हैं। सो इसमें काफ़ी जगह टेस्ट होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर का टेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि पहले हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, मरीज़ से सवालात और मरीज़ का मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट मरीज़ के टेस्ट करेंगे या मशीन में डालेंगे, तो मशीन ने हमें कुछ नहीं बताना, वो भी डॉक्टर नहीं करना है। सो अगर आपको एक क्लिनिकल डायग्नोसिस हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे बन गया, तो फिर न्यूरोफिजियोलॉजी के जो टेस्ट हैं वो सिर्फ उसको कंफर्म करते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक मरीज़ आया है, उसको हाथ सुनने और आपने सीधा NCS कर दी, आपको पता नहीं होगा कि वो कौन सी नस है, कहाँ से है, गर्दन से होता है, कई दफ़ा कार्पल टनल नहीं होता, कई दफ़ा गर्दन के मोरों से नसें दुब रही होती हैं, तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो अगर आपका मसला कलाई में, आपने सर्वाइकल दे दिया तो ऑपरेट सर्वाइकल का हो जाएगा, मसला सर्वाइकल में आपने कार्पल टनल दे दिया तो कलाई का ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो तकलीफ है, ये जिन नसों से, तो ये नसें दिमाग से निकल के आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है पीछे रीढ़ की हड्डी में से गुजर रही हैं, जा रही है, मोरों के थ्रू जा रही है, कहाँ पे दबाव आ रहा है, ताकि उसी जगह से रिलीज़ किया जाए। और जो खामखा के पेन किलर, खामखा के स्टीरॉयड ताकि इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम कर जाए, वो इसका हल नहीं होता। बाकायदा ये देखना होता है कि कहाँ से रिलीज़ होना है, और साथ फिजियोथेरेपी की जो हम बात कर रहे हैं वो हेल्प करती है। तो ये जो हमारा पोस्चर है, जिस तरह से हम बैठते हैं, सोते हैं, वो कितना
हेल्प करता है टू मेंटेन अ गुड न्यूरल हेल्थ, नर्व की हेल्थ के लिए, हमारे स्पाइन हो, हमारी कमर हो, हमारे पट्टे हो, हमारी ये थाइज हो, इन सब में? ओके, सो पॉस्चर से बहुत ज़्यादा हमने बीमारियां देखी हैं, जिसमें से मोरे की बीमारी कहते हैं, डिस्क डिजीज़, जो आपके गर्दन के मोरे हिल जाते हैं या निचली कमर के। सो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि वो लोग जिनका गर्दन झुका के काम बहुत ज़्यादा है, जिस तरह सिलाई कढ़ाई है, कोई आपका कंप्यूटर वर्क है, तो उसमें लोगों का ज़्यादातर हमने रुझान ये देखा है कि वो चीज़ की तरफ झुकते हैं। ये नहीं करना होता, आपने चीज़ को अपनी तरफ लेके आना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का काम है, लैपटॉप का है, तो इंस्टेड कि आप अपनी गर्दन को झुका के लैपटॉप यूज़ करें, आप वाई नॉट कि आप लैपटॉप को अपने इतने करीब कर लें कि आपका पोस्चर मेंटेन रहे। तो गर्दन ज़्यादा झुका के रखनी। इसी तरह लोग कोई चीज़ गिरती है तो एकदम झुक के उठा लेते हैं, तो उसमें सडन पोस्चर चेंजेस से आपकी डिस्कें हिल जाती हैं। तो उसमें अगर आपको कोई चीज़ गिर भी गई है तो ट्राई ये करें कि आप अपने घुटनों के बल नीचे जाएं, बजाय कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को इतना बेंड कर दें कि वो मोरा आपका हिल जाए। तो इसी तरह लोग अनकंफर्टेबल जगहों पे सोचते हैं, अगर आपका बेडिंग कंफर्टेबल नहीं है, आपको अपना मैट्रेस देखना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा, कि अगर आप उसी पे सोते जा रहे हैं तो आपकी डिस्क के इश्यूज डेवलप हो जाएंगे इवेंचुअली। अच्छा, अब हम जब बात कर ही रहे हैं दिमाग और असाब की बीमारियों की, तो एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो आपने देखा होगा, हम लोग देखते हैं कि किसी का बिल्कुल मास्क फेस हो गया, उसके फेस के ऊपर किसी किस्म की कोई इमोशन आपको नज़र नहीं आ रहा, साथ उसके हाथ जो है वो यूं 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 कर रहे हैं, पीछे की तरफ वो गिर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह सीधा सा चल रहे हैं, और मूवमेंट डिसऑर्डर्स में आते हैं तो पार्किंसनिज्म है। तो ये जो पार्किंसनिज्म है, जो कि बहुत बड़े बड़े हमारे मोहम्मद अली प्लेयर को भी रहा है और इस तरह से, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसको कैसे डायग्नोज किया जाए, किस स्टेज पे ये पता लग जाता है, और क्या दवाइयां हैं जो इसको क्योर कर सकें या एटलीस्ट इसकी प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो कर सकें? राइट, सो पार्किंसंस डिजीज़, जिसे हमारी ज़ुबान में रशा की बीमारी कहते हैं, बहुत कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केसेस हैं जो हम ओपीडी में देखते हैं। सो उसमें मरीज़ की जो अर्ली अलामात हैं उसमें कि हाथों का कपकपाना, रेस्टिंग पोजीशन पे अगर आपने हाथ रखे हैं तो पिन रोलिंग ट्रेमर्स कहते हैं, जैसे आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, हाथ हिलते हैं, चेहरा मास्क लाइक फेस, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, हंस रहा है, रो रहा है, बिल्कुल साइलेंट चेहरा हो जाता है, बोलना मोनोटोनस स्पीच, बोरिंग स्पीच, मतलब वो बोल रहे हैं तो आपको कोई, जो सुनने वाला है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा होता। दूसरा, लिखाई छोटी हो जाना। एक वो बंदा, हमारे पास काफ़ी बैंकर्स आते हैं कि हमारा रोज़ का काम है चेक साइन करना, तो हमसे साइन नहीं हो रहा, ये हमारी लिखाई छोटी हो गई है। दूसरा, कमर का झुकाव, जिसे हम कैप्टोकॉर्मिया कहते हैं, वो झुक के चलने लग जाते हैं लोग। तो ये सारी अर्ली अलामात गिरते भी हैं पीछे की तरफ, जी, बैलेंस एबनॉर्मेलिटी, बहुत तवाज़न बरकरार नहीं रखते, तो उसको वो पुल टेस्ट होता है। सो बेसिकली हम पेशेंट को पुल करते हैं और वो नॉर्मल बंदा 2-3 कदम में अपने आप को स्टेबल कर लेता है, लेकिन पार्किंसंस या रशा के जो मरीज़ हैं वो पीछे गिर जाते हैं, बैठ के खड़े होते गिर जाते हैं। तो ये सारी अर्ली अलामात हैं, और इसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि हम कहें कि कोई ऐसा टेस्ट जो पार्किंसंस को तशखीस कर दे। ये ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, लेकिन कई दफ़ा कोई ऐसा वजह ढूंढने के लिए हम एमआरआई ब्रेन ज़रूर करा लेते हैं कि कई दफ़ा कोई ब्रेन ट्यूमर हो या कोई ऐसी इन्फेक्शन हो दिमाग में जो रशे की बीमारी कर रही हो, तो वो फिर क्विकली ट्रीटेबल होती है। तो इसमें दवाइयाँ हैं जो कि हेल्प करें? जी बिल्कुल, इसमें बड़ी अच्छे अब तो इलाज है। आपके जो डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं, जिस तरह कार्बिडोपा, लीवोडोपा, रुपिनेरोल, ये सारी दवाइयाँ हैं जो हम पेशेंट को देते हैं, और उनका काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो रशे की बीमारी है ये ख़त्म नहीं होती, इट्स अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, लेकिन इतना हद तक इलाज होता है कि इंसान अपना ज़िंदगी या लाइफस्टाइल अच्छा गुजारे। और इसमें बहुत ज़रूरी है ना कि आपके जो प्यारे हैं वो भी ये समझ सकें कि अचानक अगर किसी का मास्क लाइक फेस हो गया तो उससे लड़े नहीं कि भाई तुम तो इमोशनलेस हो गए हो, तुम तो आगे से दिखा ही नहीं रहे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उस बेचारे की बीमारी का हिस्सा है कि वो इस तरह से अपीयर हो रहा है। इसी पे एक और चीज़ पे भी आते हैं जो बहुत ही कॉमन है, वो जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है आप भूलना शुरू हो जाते हैं, इस कदर भूलना शुरू हो जाते हैं। पहले आपको रिसेंट बातें, फिर आप पहचानना भूल जाते हैं, फिर आप अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ भी भूल जाते हैं, जैसे हम अल्जाइमर्स भी कहते हैं, और बहुत ज़्यादा सेनाइलिटी या बुढ़ापे से रिलेटेड हो तो डिमेंशिया भी कहते हैं। तो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया में क्या फ़र्क है, उसको कब डायग्नोस करना है, उसको किस तरह से प्रिवेंट करना है, और उसके लिए कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स है वो भी बताइए। ओके, सो डिमेंशिया बेसिकली एक जर्नल टर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं, इसको हम कहते हैं भूलने की बीमारी। उसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ जो बुढ़ापे की बीमारी है, सबसे मोस्ट कॉमन, जिसमें लोगों की याददाश्त ख़त्म होने लग जाती है। उसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो रीसेंट मेमोरी, माजी करीब की, मतलब कल की बात भूल जाएंगे,
उनको ये आइडिया नहीं होता कि हम कहाँ बैठे हैं, ये कौन सा शहर है, दिन है, रात है, मौसम कौन सा है। रीसेंट मेमोरी और उसके बहुत अरसे बाद फिर ओल्ड जो पुरानी मेमोरी है वो भी ख़राब होती है। दूसरा लिखाई में इशू, ठीक है, ओरिएंटेशन का मसला, हिसाब किताब में मसला, लोगों को पहचानने में, अपने रिश्तेदारों के, अपने वालदैन या बच्चों के नाम वो भूल जाते हैं, नेमिंग का इशू होता है, और अपने फ़ैसले खुद करना कि क्या सही है क्या गलत, वो सलाहियत वो खो देते हैं। सो ओल्ड एज में अगर कोई मरीज़ आता है तो वो ज़्यादातर अल्जाइमर्स डिमेंशिया ही होता है, लेकिन हमारे पास आजकल यंग मरीज़ बहुत आ रहे हैं 20-30 साल के कि हमें जी डॉक्टर साहब भूलने की बीमारी है। सो यंग मरीज़ों में अल्जाइमर्स डिजीज़ इज़ वेरी अनकॉमन। ये क्या है भूलने की बीमारी? बहुत सारे लोग पोस्ट कोविड ब्रेन फॉग भी कह रहे थे कि जिनको कोविड हुआ उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा उनकी मेमोरी इफेक्ट हुई है, या उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, या बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। मेरा तो ख्याल है वो ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, इसलिए होता है, रादर देन पोस्ट कोविड, इट्स बिकॉज ऑफ कांस्टेंट नेट एंड कांस्टेंट फोन यूज, राइट? यंग एज में जो भूलने की बीमारी ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं। हाँ। आपको कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसा नफ्सियाती दबाव है या कोई डिप्रेशन है जो आपको कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा, उस कंसंट्रेशन की वजह से लोगों को ये लगता है कि वो भूलने की बीमारी में जा रहे हैं, लेकिन इट्स लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ऐसे पेशेंट्स को हम ज़्यादातर, अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हमें फील हो रहा है कि उनको है, तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स पे डालते हैं, उनकी मेमोरी ठीक होती है। सो हर भूलने की बीमारी इज़ नॉट अल्जाइमर्स, इट्स नॉट डिमेंशिया। ये एक जर्नल टर्म है। जो डिमेंशिया इज़ अ प्रॉपर बीमारी, जो वैसे लोग आके कहते हैं भूलने की, उसमें कई दफ़ा थायराइड इश्यूज़ निकल आते हैं, गिलर्ड का मसला, B12 अगेन, B12 से भी याददाश्त के इश्यूज़ होते हैं यंग में। सो यंग मरीजों के कॉजेज़ को ज़्यादा जल्दी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ओल्ड एज में स्पेशली जब अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो तो वो लाइफ लॉन्ग बीमारी है। मरीज़ से ज़्यादा उनके जो लवाकिन हैं वो इससे ट्रबल में जाते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि मरीज़ को लगता है कि मैं ठीक हूँ, मरीज़ कभी भी नहीं उसके लिए कहेगा। दवाई क्या है स्पेसिफिक कि आप अल्जाइमर्स को या डिमेंशिया को एटलीस्ट थोड़ा सा उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकें? ओके, सो उस पर बहुत अच्छी दवाइयाँ अब मार्केट में है। मेमेंटीन है, ठीक है, डॉनप्रेजिल है, वो हम देते हैं, इवन रिवास्टिगमीन, ठीक है, एक गोली आई है। इवन जो डिमेंशिया, एडवांस डिमेंशिया में लोग गोली नहीं खाते, उनको नहीं पता कि हमने इसको चबाना है, निगलना है, तो अब उसके पैचेस आ गए हैं जो आपने जिल्द पे लगा देने होते हैं, और वो 24 घंटे के लिए लगते हैं, और उसके बाद वो जिल्द से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। और साथ साथ हम जैसे अगर हमारे कोई बुजुर्ग हैं जिनको ये है, तो आप उनको हमेशा कोई नेम टैग पहना दें उनके गले में या उनकी रिस्ट पे बांध दें, जिसपे उनका नाम, उनका आपका एड्रेस और जो फ़ोन नंबर है वो लिखा हो। उनको अकेले बाहर ना जाने दें, लॉक करके रखें जितने भी अपने घर के दरवाजे वगैरह हैं, क्योंकि बुजुर्गों को फिर याद नहीं रहता, वो निकल जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा ख़राब उससे सिचुएशंस होती हैं। अब हम एक और बात करते हैं अर्कुन निसा की, वो भी बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा लोगों को शियाटिका की तकलीफ होती है, ड्राइविंग कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, फिर वही चीज़ है कि वो पेन किलर्स पे आ जाते हैं। तो इसके लिए क्या है ट्रीटमेंट? ओके, सो शियाटिका जिसको अर्कुन निसा कहते हैं, ये आपके कमर के मोरों की बीमारी है। जब डिस्क डिजीज़ होगी तो वो नस को दबाने लग जाएंगी। ये ज़्यादातर उनमें हमने देखा है जो बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स स्पेशली, जिनका 20-20 घंटे की ड्राइविंग है, तो वो पोस्चर मेंटेन नहीं करते। अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो उनके बैक में कुशन्स और ये वो रखने पड़ते हैं पेशेंट को। तो दूसरा, अगर आपको शियाटिका डेवलप हो गया या अर्कुन निसा है तो इसकी बिल्कुल ट्रीटमेंट है। हम ये देखेंगे कि आपका इसके ऐसे पेशेंट को MRI की ज़रूरत होती है, कमर के MRI की। तो उसमें हमने ये देखना होता है कि कितना ज़्यादा डिस्क का मसला है। अगर तो नसें बहुत ज़्यादा वो दबाने लग गए हैं तो आगे चलने में मुश्किल होती है। लोग कहते हैं कि थोड़ा चलते हैं हमारी टांगें दर्द करती हैं, हमें बैठना पड़ जाता है, इसे क्लॉडिकेशन कहते हैं। तो इन सब का बहुत अच्छा इलाज है, पेन किलर्स हैं, फिजियोथेरेपी है। अगेन सारे अर्कुन निसा की सर्जरी नहीं होती और ना ही करानी होती है। काफ़ी चीज़ें कंजर्वेटिवली मैनेज हो सकती हैं, जो दवाई, रेस्ट, फिजियोथेरेपी से। कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिसमें छोटे पेशाब का निकलना, कंट्रोल ख़त्म होना, पैर की ताकत ख़त्म हो जाना, ये वो ऐसी इंडिकेशंस हैं जिससे हमें होता है कि अब इनको किसी अच्छे न्यूरोसर्जन की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में भी बताइए। MS हमने बहुत सुना है, बहुत सारे चैलेंजेस भी सुने। पहले ALS के चैलेंज था, आइस बकेट चैलेंज बड़ा फेमस हो रहा था, फिर MS के रिगार्डिंग भी बहुत बात हो रही होती है। तो व्हाट एग्जैक्टली ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, ये क्या होती है? ये तो पता ही है, लेकिन ये है कि क्या, किन लोगों को होती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी क्या प्रोग्रेस है?
सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली इट्स अ डीमाइलिनेटिंग डिजीज़। हमारे दिमाग, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हरा मगज़ में काफ़ी नसें होती हैं, रगें होती हैं। सो जिस तरह एक आपके पास कॉपर वायर होती है, अगर उस आप कॉपर वायर का इंसुलेशन हाँ उसके आप कॉपर उतार दें तो नीचे से एक नंगी तार आती है। इसी तरह इस बीमारी में वो मवाद ख़त्म होने लग जाता है, उसकी कवरिंग उतरने लग जाती है, डीमाइलिनेशन जिसको कहते हैं। तो उस वजह से काफ़ी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बहुत बर्डन हो रहा है पाकिस्तान में। ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में होती है, 20 से 30 साल की उम्र में। यंग फीमेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होती हैं। हमने ज़्यादातर ये देखे कि वो पेशेंट जिनको विटामिन डी डेफिशिएंट रहे हैं, विटामिन डी का और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बड़ा रोल है। अच्छा। दूसरा वो लोग जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ ज़्यादा धूप या पहाड़ी इलाके में जहाँ ज़्यादा धूप नहीं होती, अच्छा, जिससे आपको पता है विटामिन डी बनता है, तो उन लोगों में भी हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत तो उसका उसमें होता क्या है बेसिकली? आपकी क्या स्पीच इफेक्ट हो रही होती है, आपकी मतलब आप जो चाल चल रहे होते हैं उसमें इफेक्ट हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, दिखने में कोई फर्क आता है? ओके, सो इसका डिपेंड करता है कि वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ने दिमाग के किस हिस्से को अफेक्ट किया। अगर नज़र वाले खाने में आई है तो लोगों को नज़र आना बंद हो जाता है। और इसका जो इंडिकेशन है, हिंट है, वो ये है कि जब आपको नज़र आना बंद होगा तो उसके कुछ घंटों या दिनों बाद वो रिकवर हो जाएगा। अच्छा, इस तरह होता है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे तो कभी कुछ था ही नहीं, लेकिन वो डीमाइलिनेशन की वजह से एक अटैक आ गया, मे बी नेक्स्ट टाइम वो नज़र वापस ना आए। इसी तरह लोगों को सुनपन आने लग जाता है या लंगड़ापन आ जाता है, तो वो बीच में ठीक हो जाएगा और वो थोड़ा सा ऐसे लड़खड़ाएंगे, बोलने में लुकनत आ जाती है, बैलेंस में इश्यूज आ जाते हैं। तो डिपेंड करते हैं कि ब्रेन एनाटॉमिकल कौन सी लोकेशन और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। अब तो लेटेस्ट ओक्रेलिजुमैब एक दवाई आई है, तो उसके से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। लेकिन ये ख़त्म तो नहीं होती जी, इसका भी यही है, इट्स अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़। काफ़ी हद तक हम इसको इतना कंट्रोल करते हैं कि पेशेंट माजूर ना हो या बेड बाउंड या व्हील चेयर बाउंड ना हो। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो रेगुलर ट्रीटमेंट पे हैं और दे आर लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। और इसमें भी देखिए आपको जानना इसलिए ज़रूरी था कि ऐसे लोग लड़खड़ा कर चलते हैं या बोलने में उनकी फ़र्क आता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जजमेंटल हो जाते हैं लोग। हमारी बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं जो जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और उनके बारे में क्योंकि जब वो भी बात करती हैं, ईमान अली है, उनके बारे में लोग कहने लगते हैं हाँ ये तो नशे में रहती है। वो नशे में नहीं रहती, उनको बाकायदा ये डीमाइलिनेटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसकी वजह से उनकी जो भी उनके अंदर के आप चेंजेस देख रहे हैं वो है। उसी तरह से जिस बंदे को भी आप बीमारी के साथ देखें, चाहे वो पार्किंसंस हो, अल्जाइमर्स हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, किसी को भी जज करने से पहले, किसी के ऊपर भी तोहमत या बहतान लगाने से या कैरेक्टर असैसिनेशन करने से पहले ये समझ लीजिए कि ये सारी असाब की या दिमाग की बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से वो इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम एक और बहुत कॉमन इशू पे जाते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। आपने जिस तरह कहा कि सर में दर्द है, बैलेंस का इशूज़ होता है, तो क्या ब्रेन के जो ट्यूमर्स हैं या जो स्पाइनल कॉर्ड के ट्यूमर्स हैं उनसे मज़ीद भी कोई जजमेंट में प्रॉब्लम या इस तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं जो लोग कंफ्यूज कर देते हैं विद साइकाइट्री और फिर आपके पास नहीं आते? ब्रेन ट्यूमर्स के जो स्पेसिफिक हैं वो बता दीजिए। जी बिल्कुल, ब्रेन ट्यूमर्स वही है कि हमारी फील्ड में दिमाग का हर हिस्सा जो अल्लाह मियां ने बनाया है वो डिफरेंट काम करता है। नज़र का खाना, बोलने का खाना, मूवमेंट का खाना, सब फ़र्क हैं। सो काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फ्रंटल लोब ट्यूमर्स होते हैं। फ्रंटल लोब ये वो है जो बोलने में हेल्प करता है, आपके इमोशंस, एग्जीक्यूशन, जजमेंट, फैसला करने की सलाहियत। तो जब इनिशली ये सिम्टम्स होते हैं तो लोगों को ये लगता है कि तो कोई नफ्सियाती मसला है। वो नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो अपनी ट्रीटमेंट करते हैं और इवेंचुअली फिर वो न्यूरो फिजिशियन के पास आते हैं। तो इसमें मोटी मोटी अलामात ब्रेन ट्यूमर की, शदीद सर दर्द, स्पेशली सुबह उठ के मॉर्निंग हेडेक। लोग कहते हैं मैं जैसी सुबह उठता हूँ मेरा शदीद दर्द और उल्टियाँ होती हैं। नज़र में धुंधलापन, आपकी पर्सनैलिटी चेंजेस, ये वो हैं, वज़न में कमी, अंधापन, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन ट्यूमर्स की तरफ हमें लेके जाती हैं, क्योंकि वो दिमाग का प्रेशर रेज़ होने की वजह से हो रहा होता है। तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी पेशेंट अगर सर दर्द के साथ आए तो उसके आँख का पर्दा देखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम फंडोस्कोपी कहते हैं। हर सर दर्द के मरीज़ का फंडस, आँख का पर्दा देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको ये पता चला है कि उसमें प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, जो हम टॉर्च से आँख में देखते हैं, तो उसका ये मतलब है कि उसके सर दर्द की कोई वजह है। फिर हम उसका MRI कराते हैं। काफ़ी ऐसे हेडेक जो मिग्रेन डायग्नोज हुए थे बहुत अरसा, टेंशन टाइप हेडेक, उनके जब हमने मुआयना करते हैं हमें अलामात मिलती हैं, MRI होता है तो ऊपर ब्रेन ट्यूमर पड़ा होता है। और आपको पता है ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी है या रेडियोथेरेपी जो भी है, तो उससे ये टोटली रिवर्सिबल है। मतलब आपका सर दर्द ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा।
तो बेसिकली डॉक्टर साहब आपने जिस तरह से बताया कि हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अपने दिमाग और असाब के हेल्थ के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं तो आपने कहा कि एक्सरसाइज भी करनी है, रात के वक्त सोना है, स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है, आपने रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है। वाइटामिन में आपका विटामिन डी, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, ये सारा कुछ जो है वो पूरा होना चाहिए। मैग्नीशियम या इस तरह के सप्लीमेंट्स का भी बड़ा अच्छा रोल है। लेकिन हम थोड़ा सा आप इसके बियॉन्ड भी जाइए कि और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग हो गई या और ऐसी कौन सी हैबिट्स है, कांस्टेंट स्ट्रेस में रहना हो गया, जिससे कि आपके ब्रेन और आपके असाब जो है वो इफेक्टेड होते हैं और उनको हमने अवॉइड करना है टोटली। व्हाट आर दोज हैबिट्स? सो आजकल आपको पता है जैसा जो हालात हैं तो उसमें स्ट्रेस, लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और स्ट्रेस जायज़ भी है, लेकिन मैं सबको यही कहता हूँ कि पॉजिटिव स्ट्रेस लें। ऐसी चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है उसका स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा तो होने नहीं वाला। आप पॉजिटिव स्ट्रेस लें, जो आपको चीज़ ट्रबल दे रही है उसको सॉल्व आउट करें। ये नहीं है कि उसको स्ट्रेस लेके बैठ जाएं और बस परेशान रहें, आपका ब्रेन डैमेज करेगा वो। आप जल्दी बुढ़ापा, जल्दी भूलने की बीमारी जिसे डिमेंशिया कहते हैं, स्ट्रेसर्स का बड़ा रोल है इसमें, डिप्रेशन का। दूसरा, हेल्दी लाइफस्टाइल, नींद नहीं लोग पूरी करते, सुबह सोते हैं, रात को जागते हैं, लेट नाइट सोना, सुबह 4, 5, 6 बजे सो रहे हैं, कांस्टेंट पूरी रात वीडियो गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, सेल फोन्स हर एक के हाथ में, नींद के दौरान सेल फोन का इस्तेमाल, टीवी ज़्यादा देखना, कंप्यूटर यूज़ जिनका है तो वो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स नहीं यूज़ करते लैपटॉप पे, वो डायरेक्ट स्ट्रेनिंग होती है। जिनकी नाइट कॉल्स हैं, नाइट ड्यूटीज़ हैं, कॉल सेंटर्स वाले लोग या कोई बैंकिंग वाले लोग, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका जिस्म थकेगा या आपने ये याद रखना है, आप 24 घंटे काम करेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, इवेंचुअली इतने एग्जॉस्ट होंगे कि उतना ही टाइम आपको रिकवर होने में लगेगा। सो हर चीज़ को रेस्ट चाहिए इस दुनिया में। आपका ब्रेन है, आप बॉडी इज़ अ मशीन, आप अपनी बॉडी को अगर टेक केयर नहीं करेंगे तो वो एग्जॉस्ट होगी इवेंचुअली। सो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल हो, हर चीज़ की एक रूटीन हो, तो ऐसी बीमारियों से आप और बिल्कुल ये बच जो सकते हैं। कांस्टेंट स्टिमुलस देने की आदत हो गई है हमें, कि हमें लगता है कि हम अपने ब्रेन को प्रोडक्टिव या पॉजिटिव थिंकिंग के बजाय कॉन्स्टेंटली उसे सेंसेशन देते रहे, उसे हम वीडियोस को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे होते हैं और हमें होता है कि बस हर वक्त हमें एक इनपुट मिलता रहे। ये कितना डेंजरस है हमारे लिए, जिसकी वजह से फिर हमें नींद भी नहीं आती और हमारा वी गेट रेस्टलेस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कॉन्स्टेंटली ब्रेन यूज़ करेंगे, आप सेल फोन यूज़ करें, वो सारी थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में, ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं। अब वही चीज़ें जब आप सोने के लिए जाते हैं, अब आपका टाइम है सोने का, वो चीज़ें दोबारा जागती हैं। जो जो आपने देखा होता है, जो जो सोचा होता है, वो थॉट्स वापस आएंगी। जब सोने का टाइम है तो आप सो नहीं पाएंगे। लोग लाइट्स ऑन करके सो रहे होते हैं, आपने लाइट्स ऑफ करनी है। मेलाटोनिन जो एक स्लीप हार्मोन है, वो रिलीज ही तब होता है जब अंधेरा होगा। अगर आप उस अंधेरे में रोशनी का इस्तेमाल करेंगे तो मेलाटोनिन रिलीज होने से रुकेगा, आपको नींद नहीं आएगी। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वलीद शहजाद न्यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ थे। डॉक्टर वलीद शहजाद G8 में प्रैक्टिस करते हैं, न्यूरो डायग्नोस्टिक सेंटर में, और पिम्स में भी होते हैं। और आपने ये सुना है कि भाई सर में दर्द हो रहा हो, मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो या इस किस्म का कोई भी इशू हो, आपने इसको इग्नोर नहीं करना, डिले नहीं करना, सही वक्त पे जाना है और पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग, रिलैक्स थिंकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड मत रखें, अपने दिमाग और अपने आसाब का ख्याल रखेंगे तो अपनी ज़िंदगी को भी अच्छा गुजार सकेंगे और अपने इर्द गिर्द के अपने प्यारों का भी आप बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।